हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हमारी NCERT की बुक ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 6 और 7, यानी कि आज हम 2 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय नहीं रहा, तो अब हमारी कोशिश रहेगी कि एक क्लास में हम 2 चैप्टर को कंप्लीट करें और सिर्फ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें। ठीक है, डिटेल्स में पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत समय है। एग्ज़ाम के बाद हम हर एक चैप्टर को हम डिटेल्स में अच्छे से पढ़ेंगे समझ के। लेकिन अभी हमें सिर्फ केवीएस के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उसी के अनुसार तैयारी अपनी करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर 6 क्या है? पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ठीक है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। अब क्या होता है, पृथ्वी का जो आंतरिक प्रक्रिया है, यानी पृथ्वी के अंदर जो प्रक्रियाएं होती रहती है, उसके कारण क्या होता है, कई स्थानों पे पृथ्वी की जो सतह है वो उठ जाती है और कहीं पे धंस जाती है। ठीक है, अब है पृथ्वी की बहा प्रक्रिया। स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। अब पृथ्वी की जो बहा प्रक्रिया है, यानी कि ऊपरी सतह वाली, ये क्या होता है, स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? बनने और टूटने की प्रक्रियाएं होती है, वो जो सबसे ऊपरी यानी बहा प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी की सतह के टूटने, घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी जो होता है उसके सतह जो होता है, पृथ्वी का जो सतह होता है उसके टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। यानी पृथ्वी का जो सतह है, क्या होता है, हवा और जल के कारण, जैसे हवा चल रही है या जल है, उसके कारण क्या होता है, भू आकृति का क्षय हो जाता है। भू आकृति का क्षय होता है यानी कि टूटकर वो घिस जाता है, उसे अपर्दन कहते हैं। ठीक है, अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है। अब ये जब टूट के घिस के जब नीचे क्षय हो गया है, यानी कि ये टूटा है, तो क्या होगा, सतह नीची होगी। जब टूटा है तो सतह नीची होगी। ठीक है, तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। अब निक्षेपण की क्रिया के द्वारा क्या होता है, इनका फिर से निर्माण होता है। कैसे? जब निक्षेपण की प्रक्रिया में अपर्दित कण इकट्ठा होता है, यानी ये जो अपर्दन के समय जो टूटा है, ठीक है, टूटा जो है कण, वो सब जब इकट्ठित होता है, यानी एक जगह जब इकट्ठा होता है, तो क्या होता है, एक नई भू आकृति का निर्माण करता है। एक नई भू आकृति का निर्माण होता है। वो क्या होता है, वो होता है निक्षेपण की प्रक्रिया। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं। तो पर्वत की सतह की प्रकृति ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा और आधार जो है चौड़ा होता है। पर्वत कैसा होता है, शिखर कैसा होता है, छोटा होता है, और आधार कैसा होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदी होती है, उन्हें हिमानी कहते हैं। अब कुछ पर्वतों में क्या होता है, बर्फ की नदियां होती है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हिमानी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होना श्रृंखला है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसे हम देखते हैं। तो पर्वत के प्रकार देख लेते हैं। पर्वत के 3 प्रकार है। कौन कौन से है? एक है वलित पर्वत, एक है वसोत पर्वत और एक ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। पहले वलित पर्वत। हिमालय तथा अल्पस वलित पर्वत की सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर सक्वाकार होता है। वलित पर्वत कैसा होता है, इसकी जो सतह होता है उबड़ खाबड़ और शिखर जो होता है सक्वाकार होता है। ठीक है, सक्वाकार होता है, पतला जैसा ये सक्वाकार होता है ऐसे। और क्या होता है, सतह कैसा होता है, ये उबड़ खाबड़ होता है। ठीक है, वलित पर्वत ऐसा ही होता है। तो हिमालय, अल्पस, ये क्या है, वलित पर्वत है। ठीक है, अगर पूछा जाता है वलित पर्वत कौन से है, तो हिमालय और अल्पस जो है ये वलित पर्वत है, जिसका सतह कैसा है, उबड़ खाबड़ है, और शिखर कैसा है, सक्वाकार है। क्लियर है? भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? भारत की अरावली श्रृंखला जो है, यानी कि भारत जो है उसकी अरावली श्रृंखला क्या है, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो
भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो याद रखिएगा अरावली श्रृंखला जो है ये विश्व के सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन है? तो भारत की अरावली श्रृंखला जो है वो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अपर्दन की प्रक्रिया के कारण क्या हुआ है? ये श्रृंखला घिस गई है। अपर्दन की प्रक्रिया यानी कि धूल, हवा, जल, इन सभी के कारण क्या होता है? कण भू आकृति का क्षय हो जाता है, वो होता है अपर्दन की क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तरी अमेरिका के अल्प्स तथा रूस के यूराल पर्वत ये बहुत पुराने वलित पर्वत है। वलित पर्वत कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका, ये जो उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन और रूस के यूराल पर्वत जो है ये बहुत पुराने वलित पर्वत है। ठीक है, ये पुराने वलित पर्वत है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तो उधर रूप से विभाजित हो जाता है। अब जब बड़ा भाग होता है वो जब टूटता है तो क्या होता है? उधर रूप में विभाजित हो जाता है, जिसे भसोत पर्वत का निर्माण होता है। अब ये जो बड़ा भाग टूटता है तो उधर रूप में विस्थापित हो जाता है और ये भसोत पर्वत का निर्माण करता है। क्लियर है? आपका भसोत पर्वत इस तरह का होता है, ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है क्योंकि ये टूटा होता है। ठीक है, ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड कहते हैं। अब ये जो खंड है इसको क्या कहते हैं? इसको उत्खंड कहते हैं। तथा नीचे धंसे हुए खंड को, ये जो धंसा हुआ खंड है इसे क्या कहते हैं? धंसे हुए खंड को द्रोणिका। ठीक है, धंसे हुए खंड को द्रोणिका, भ्रंश, ग्रोवेन कहा जाता है। यूरोप के राइन घाटी और वॉसजेस पर्वत इस तरह के पर्वत के उदाहरण हैं। क्लियर है? तो बस इतना समझिए कि भसोत पर्वत क्या है। ठीक है, उसके ऊपर जो होते हैं खंड उसे हास्ट या उत्खंड कहते हैं तथा नीचे जो खंड होते हैं उसे द्रोणिका, भ्रंश या ग्रोवेन कहा जाता है। क्लियर है? अब है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रिया के कारण बनते हैं। ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं? तो ये ज्वालामुखी क्रिया के कारण बनते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी की जो क्रिया होती है उसके कारण ज्वालामुखी पर्वत जो है वो बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वत का उदाहरण है। अब ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण पूछता है तो अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा जो है इस तरह के पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, अब वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय, दूसरे उत्पादक जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन से क्या प्राप्त होते हैं? तो ईंधन प्राप्त होते हैं, चारा आश्रय होता है, यानी कि रहने के लिए हमें लकड़ियाँ एक आश्रय मिल जाता है। ठीक है, दूसरों के उत्पादन जैसे गोंद हो गया, रेजिन हुआ, ये सब प्राप्त होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अब है सेनानियों के लिए पर्वत भाग उपयुक्त स्थान है। ठीक है, किसके लिए? तो सेनानी जो होते हैं उसके लिए पर्वत भाग जो होते हैं वो सबसे उपयुक्त स्थान होता है, यानी सबसे अच्छा स्थान होता है। सेनानियों मतलब घुमक्कड़, जो बहुत ज़्यादा एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हैं, या फिर सैर के शौकीन। ठीक है, जो सैर के शौकीन यानी जिन्हें घूमना पसंद है। ठीक है, जिन्हें घूमना पसंद है या मनमौजी, जो अपने मन से कहीं भी जाना, कहीं भी घूमना, उन लोगों के लिए क्या है? पर्वत भाग उपयुक्त स्थान है। विभिन्न उतना देखने का जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए। पठार उठी हुई। पठार, अब पठार जो है कैसी होती है? तो उठी हुई होती है एवं सपाट भूमि होती है। पठार कैसी होती है? उठी हुई होती है और भूमि जो होती है वो सपाट होती है। ठीक है, भारत के दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। अब सबसे पुराना पठार भारत का, अगर सबसे पुराना पठार पूछा जाता है तो दक्कन पठार जो है पुराने पठारों में से एक है, यानी सबसे पुराना पठार दक्कन का पठार है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अब विश्व का सबसे ऊंचा पठार, अब यहाँ देखिए भारत के दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है, ये है भारत का। ठीक है, अब यहाँ क्या पूछा है? तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, यानी कि विश्व का अगर सबसे ऊंचा पठार पूछता है तो ध्यान रखिएगा कि तिब्बत का जो पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है।
ठीक है। तब तिब्बत का पठार क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई क्या है? मध्य समुद्र तल से। अब देखिए ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से मापी जाती है। ये आप लोग को बताया जा चुका है कि ऊंचाई को कैसे मापा जाता है, तो समुद्र तल से मापा जाता है ऊंचाई को। ठीक है, तो ये मध्य समुद्र तल यानी समुद्र तल के मध्य से ये ऊंचाई मापी गई है, जो 4000 और 6000 मीटर तक है। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट देखिए, पठार बहुत उपयोगी होते हैं। ठीक है, पठार क्या है? बहुत उपयोगी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। पठार में क्या होते हैं? बहुत सारे खनिज हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसलिए पठार जो है वो बहुत उपयोगी होती है। क्लियर है? तो भारत का दंगन पठार क्या है? पुराने पठारों में से एक है, यानी सबसे पुराना पठार क्या है? भारत का दंगन पठार। तिब्बत का पठार क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो अगर पूछा जाए विश्व का सबसे ऊंचा पठार क्या है, तो वो होगा तिब्बत का पठार। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीका का पठार। अब यहाँ देखिए, अफ्रीका का पठार सोना और हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अब अफ्रीका का पठार जो है वो क्यों प्रसिद्ध है? तो वो सोने के लिए और हीरो के लिए, यानी वहाँ से सोना और हीरा जो है के खनन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि वहाँ से अधिकतर मात्रा में सोना हीरा जो है वो खनन प्रक्रिया द्वारा मिला है। ठीक है, तो अफ्रीका का पठार जो है वो सोना और हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए गए हैं। अब जो भारत का छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ पे क्या लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए गए हैं। ठीक है, भारत में छोटा नागपुर पठार में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपातों का उदाहरण है। क्लियर है? तो ये दोनों पॉइंट एकदम ध्यान में रखिएगा। क्या? अफ्रीका के पठार में जब भी ध्यान रखिएगा कि अफ्रीका का पठार का बात आए तो यानी कि वहाँ पे सोना और हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पे सोना और हीरो का खनन अधिकतर मात्रा में किया गया। भारत का छोटा नागपुर जो है का पठार जो है, वहाँ से लोहा और कोयले तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट देख लीजिए, लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। ठीक है, अब जो लावा पठार है वहाँ तो काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, जो उपजाऊ है। अब काली मिट्टी से क्या होता है? ये बहुत ही उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो काली मिट्टी की प्रचुरता कहाँ पे है? तो लावा पठार। ठीक है, लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। एक लावा पठार है जहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। और काली मिट्टी क्यों उपयोगी है? क्योंकि खेती के लिए ये बहुत ही अच्छी होती है, बहुत उपजाऊ होती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर 7 आ गया है। ठीक है, हमारा चैप्टर 7 क्या है? हमारा देश भारत। अब हमारा देश भारत, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, भारत जो है उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा है। क्या है? भारत क्या है? उत्तर में ये है हमारा भारत। ठीक है, उतने अच्छे से नहीं बना है पर समझने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो भारत क्या है? उत्तर में, यानी कि यहाँ पे उत्तर में भारत क्या है? हिमालय से। अब ये क्या है? हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। और पश्चिम में, यानी कि अब इधर पश्चिम में क्या है? पश्चिम में अरब सागर। और पूर्व में क्या है? तो बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। दक्षिण में हिंद महासागर। अब दक्षिण में क्या है? तो हिंद महासागर। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। ठीक है, यानी हमारा भारत जो है वो कैसे है? हमारा भारत, तो समझ गए, भारत जो है उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है और पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय द्वीप तटों पर लहराते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, भारत का क्षेत्रफल।
अब भारत का क्षेत्रफल जो है 32.8 वर्ग लाख किलोमीटर है। उत्तर से लेकर के क्या कश्मीर लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। ठीक है। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी जो है वो कितनी है? 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। अब भारत के बाद चीन, भारत जो है, ठीक है, वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी जो है वो 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। ठीक है। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, यानी कि चीन जो है वो पहला सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है और दूसरा जो है वो हमारा भारत है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप सभी को पता है भारत कहाँ है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल्स में पढ़ा है। हमारी कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से होकर कैसे गुजरती है। ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर में हमने उसे अच्छे से पढ़ा है। तो जिसने भी उस क्लास को नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। तो भारत किधर है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो देश के मध्य भाग से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका का मानक समय जो है वो 7 है और कनाडा का मानक समय कितना है? 6 है। ठीक है। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थान समय में 4 मिनट का अंतर होता है। अगर पूछा जाता है 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थान समय में कितने मिनट का अंतर होता है, तो 1 डिग्री देशांतर के लिए 4 मिनट का अंतर होता है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। ठीक है। अब दक्षिण में, यानी कि ये जो दक्षिण में क्या है? समुद्र में स्थित, इधर समुद्र है ना, तो स्थित 2 द्वीप श्रीलंका। अब हमारा क्या है? यहाँ पे ये श्रीलंका है। ठीक है। और मालदीव, अब आपका ये जो पार्ट होता है आप लोग मैप में अच्छे से देखो। ठीक है। ये क्या है? आपका मालदीव हमारे पड़ोसी है। ठीक है। क्या है? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप कौन से है? श्रीलंका और मालदीव, ये हमारे पड़ोसी है। ठीक है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। अब जो पाक जल संधि है, भारत से श्रीलंका अलग है ना, तो इसे कौन अलग करती है? तो पाक जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ध्यान रखिएगा, भारत को श्रीलंका से कौन अलग करती है? तो पाक जल संधि जो है वो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। क्लियर है? आगे देखते हैं। भारत को 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। ये सब आपको खुद भी पता होगा, इस पे हम लोग नहीं जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना है। ठीक है। कब? 2 जून 2014 को क्या हुआ है? तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना है। ठीक है। तेलंगाना जो है वो पहले आंध्र प्रदेश का एक भाग था। ये क्या था? ये पहले आंध्र प्रदेश का भाग था। तेलंगाना जो था ये आंध्र प्रदेश का पहले भाग था। अब क्या हो गया है? अब 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया। ठीक है। पहले ये किसका था? तो ये पहले आंध्र प्रदेश का भाग था। ठीक है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य जो है वो है गोवा। अब जलोढ़ निक्षेप, अब ये जलोढ़ निक्षेप क्या है? तो ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है। क्या होता है जलोढ़ निक्षेप? नदी के द्वारा लाई गई बहुत महीन छोटी छोटी मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। ठीक है। यानी कि एक बड़ी नदी और एक छोटी नदी आके इसमें क्या होती है? मिक्स होती है। ठीक है। यानी इसमें मिल जाती है तो नदी बेसिन में निक्षेपित होती है। ठीक है।
तो जलोढ़ निक्षेप क्लियर है, ये नदी द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी के बेसिन में निक्षेपित कर जाती है। ये जो क्या करती है, नदी के बेसिन में, ठीक है, साइड में क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी का क्या होता है, निक्षेपित की जाती है। ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। अब विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा होता है उसका निर्माण कौन करता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो नदी होती है विश्व के सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती है। वो डेल्टा क्या है, तो सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन के डेल्टे का निर्माण कौन करता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो है विश्व के सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती है, जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। इस डेल्टा की आकृति कैसी होती है, तो त्रिभुजाकार होती है। सुंदरबन के डेल्टा जो है उसकी आकृति कैसी होती है, त्रिभुजाकार होती है। और इसका जो निर्माण होता है वो कौन करता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा यानी सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखते हैं, डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। अब डेल्टा क्या है, डेल्टा क्या है, स्थल का वह भाग है, ये स्थल का भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है, यानी कि नदियों के किनारे पे। ठीक है, ये मुहाने में, ये नदियां बह रही है, ये मुहाने में बनता है। ठीक है, जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। अब नदी का मुहाना कैसे किसे कहते हैं, जैसे एक छोटी नदी इधर से आ रही है, ठीक है, क्लियर देखिए अच्छे से, ये जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है, यानी ये समुद्र है, ये पूरा समुद्र है। अब ये क्या हो रहा है, एक छोटी सी नदी आ रही है इधर से और क्या हो रहा है, समुद्र में प्रवेश कर रही है। उस जगह को, ये जिस जगह पे प्रवेश कर रही है उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है, यानी इस नदी का जो मुहाना है वो इस जगह को कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ये सब उतना जरूरी नहीं है, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखला में बांटा जाता है। अब हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखला में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। उत्तर में जो है, उत्तर में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं, हिमालय या हिमाद्री। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। अब मध्य हिमालय जो है, मध्य हिमालय और हिमाचल जो है हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। अब हिमालय जो है, ये जो हिमालय है इसके दक्षिण में क्या है, इसके दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बने हैं। अब ये मैदान किससे बने हैं, तो सिंधु नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी जो भी सहायक नदियां हैं उन सभी के द्वारा जलोढ़ निक्षेप से बने हैं। ठीक है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में, उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार है। अब उत्तरी मैदान जो है उसके दक्षिण में, ठीक है, उत्तरी मैदान के दक्षिण में, यानी इस मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार स्थित है। विंध्या या सतपुड़ा महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं है। अब विंध्या और सतपुड़ा क्या है, महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती है, यानी विंध्या और सतपुड़ा जो है महत्वपूर्ण श्रृंखला है। और इन श्रृंखला यानी विंध्या और सतपुड़ा से होकर नर्मदा और तापी नदी बहती है और ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, जो अरब सागर में गिरती है। ये किधर बहने वाली नदियां हैं, तो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां है। कौन सी, विंध्या और सतपुड़ा जो है वो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, और किससे होकर गुजरती है, तो नर्मदा तथा तापी नदी। विंध्या एवं सतपुड़ा महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदी बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। किधर, ये जो नर्मदा और तापी नदी है किधर बहने वाली नदी है, तो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां है जो अरब सागर में जाके गिरती है। जो पश्चिम की तरफ जो नदियां बहती है वो कहाँ गिरती है, पश्चिम की तरफ जो बहती है वो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, उधर क्या है, अरब सागर है। ठीक है, तो कौन बहती है, नर्मदा और तापी नदी जो है पश्चिम की तरफ बहती है और नर्मदा तापी अरब सागर में गिरती है। क्लियर। अब है प्रवाल। प्रवाल क्या है, तो छोटे समुद्री जीव जंतु के कंगाल जिसे पोलिप कहते हैं। तो पोलिप किसे कहते हैं, तो प्रवाल छोटे समुद्री जंतु
क्या होते हैं परवाल? छोटे समुद्री जंतु होते हैं जो समुद्र में रहते हैं, उसके कंगाल, यानी कि वो जब मर जाते हैं तो उसके कंगाल जो है इकट्ठा होते हैं, उसे पोलिप कहते हैं। जब जीवित पोलिप मरते हैं, यानी कि जब वो जीवित पोलिप मरते हैं तब उनका कंगाल बच जाता है। क्या होता है? जब पोलिप जो है वो मरते हैं तो उनका कंगाल बच जाता है। अन्य पोलिप की वृद्धि इन ठोस कंगालों के ऊपर होती है और दूसरे पोलिप जो होते हैं, पहले वाले तो पोलिप मर गए, उसके कंगाल बच गए, अब उसी कंगाल के ऊपर क्या होता है? दूसरे पोलिप का वृद्धि होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया और कावेरी, ये कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदी मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर सुंदरबन का डेल्टा स्थित है। अब बंगाल की खाड़ी में क्या है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर, बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो नदी है उसके मुहाने पर, ठीक है, उसके मुहाने पर सुंदरबन का डेल्टा स्थित है। तो सुंदरबन का डेल्टा कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर। ठीक है, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। याद रहेगा, बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। ठीक है, और इसका मुहाना जो होता है बहुत ही उपजाऊ होता है। ठीक, और आपका नर्मदा और तापी नदी कहाँ बहती है? तो ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है जो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, नर्मदा तापी किधर गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में गिरती है। और महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और मुहाने पे उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण कौन करता है? तो बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो आपका लास्ट है ये, भारत के दो द्वीप लक्षद्वीप समूह और अरब सागर में स्थित है। भारत में दो द्वीप समूह लक्षद्वीप और अरब सागर में स्थित है। ठीक है, और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूरब दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब दो द्वीप समूह है, कौन कौन है दो द्वीप समूह? दो, एक है लक्षद्वीप द्वीप समूह और एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो लक्षद्वीप जो है ये तो अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये कहाँ है? तो ये भारत के दक्षिण पूरब दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये अरब सागर में स्थित है और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्लियर है? तो आपका ये कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।